थैंक यू वेरी मच शुएब शाहीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो एक तो आपकी जो मैंने लास्ट टॉक सुनी मीडिया पर, उसमें आपने इस पर इत्मीनान का इजहार किया और उनको दोबारा भेजा गया है वहीं, और वहाँ पर मगर उनके साथ 8-10 लोग अपने भी होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि जो एक वाक़या हुआ इनकी गिरफ्तारी का, जिस पर शदीद एतराज़ और उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, कल उसी कोर्ट में वो पेश हो रहे हैं और ज़ाहिर है उसका फ़ैसला इनके लिए बाइंडिंग होगा। तो ये मामलात किस तरह अनफोल्ड करते नज़र आते हैं आपको? कल आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि ये डीवी का फैसला होगा, डिवीजन बेंच इन केसेस को सुनेगा। ये वाला स्पेशल फैसला है जो नैब के खिलाफ केस होता है, उसमें 2 जज साहिबान सुनते हैं, अकेले जस्टिस आमिर फारूक साहब नहीं सुनेंगे। दूसरी बात यह है कि जिस जज ने इस तरह फैसला किया हो, उसने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया हो, तो बेहतर ये होता है कि वो खुद रिक्यूज कर दे, वो बेंच में ना बैठे, बाकी कोई भी 2 जज साहिबान का बेंच बना दिया जाए और वो केस सुनेंगे। और तीसरी बात यह है कि इसमें जो बेल बिफोर रेस्ट होती है वो फंडामेंटल राइट होता है, वो बंदा अपने आप को सरेंडर करने के लिए आता है, वो बेल बिफोर रेस्ट एज ए मैटर ऑफ राइट उनको मिला करता है। लेकिन उसके साथ साथ जो फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं वो फिर नोटिस होता है और उनको बुलाया जाता है और उसके बाद आर्गूमेंट्स होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर वारंट ऑफ अरेस्ट रह सकता है। इसके अंदर 3-4 बड़ी खराबियां हैं जो वारंट ऑफ अरेस्ट इन्होंने जारी किया है। जो नैब लॉ सेक्शन 18 है वो ये कहता है कि जब इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होगा तो वो इंक्वायरी रिपोर्ट मुल्जिम को दी जाएगी, वो इन्होंने नहीं दी, आज तक नहीं मिली। दूसरी बात 24 ये कहता है कि जब मुल्जिम को आप इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपीटेड नोटिस भेजेंगे और वो आने से इनकार कर दे तो वो आप वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करेंगे। यहाँ तो 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया और साथ ही वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर दिया। और वो छुट्टी वाले दिन वो सारा मैनिपुलेटेड लगता है। छुट्टी वाले दिन नैब कोर्ट कौन सी खुली हुई थी और कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी कि जिसमें छुट्टी वाले दिन दफ्तर खोल के और वो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करना जरूरी था? या तो बहुत ऐसी खुदा ना खास्ता इमरजेंसी और छुट्टी वाले दिन भी चेयरमैन नैब अपने दफ्तर में बैठते हैं, सारे दफ्तर वालों को बुलाते हैं और वहाँ काम करते हैं, तो अच्छी बात है, ये तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन क्या कितने वारंट ऑफ अरेस्ट उन्होंने जारी किए हैं 1 मई को? और इसी के साथ साथ ये देखा जाएगा कि कोई सिंगल नोटिस एडमिटेडली नहीं दिया इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने के बाद, वो तो उस लॉ की ऑन द फेस ऑफ इट वायलेशन है। फिर मेरिटोरियस केस की तो और बहुत सारी चीजें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस केस में कोई जान है, ये सारी बदनीयती पे मबनी था। अच्छा शायद साहब, थोड़ी सी आप क्योंकि आज अदालत में मौजूद रहे, एक तो इससे जो नैब के जज साहब ने 8 दिन का रिमांड दिया, लगता है वो भी फेल हो गया, 0 हो गया, एक का गिरफ्तारी ही खत्म हो गया ना जी, वो तो भी खत्म हो गई जी सर, रिवर्स कर दिया उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे उस दिन वो बायोमेट्रिक के। अच्छा, दूसरा आज ये बताया कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुझे फोन आया कि आपके घर को भी आग लगा, मैसेज आया कि आग लगा दी जाएगी। दूसरा, आपने आज बड़े अच्छे आर्गूमेंट किए, और क्या प्राइम मिनिस्टर साबिक ने इमरान खान ने रोस्टर पर आकर क्या कहा, क्या आर्गूमेंट हुए थे, अगर आपकी जुबानी कौम सुनना चाहती है? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे आर्गूमेंट्स तो तकरीबन मुकम्मल हो चुके थे कि जब उन्होंने कहा कि हम उनको रिलीज करेंगे, हम उनको बुलाते हैं, उनको डायरेक्शन दी कि वो आ जाएं। हमारे आर्गूमेंट्स तो सारे मीडिया सारे ने चलाए हैं। अब खान साहब जब आ गए तो फिर उस आने के बाद उन्होंने कोर्ट ने उनसे एक्सपेक्ट किया कि जी आज मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, आप लीडर हैं और आप एक स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करें और लोगों को तहम्मुल मिजाजी से रहने की हिदायत करें ताकि जो अमलाक हैं उनको किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचे, खा वो प्राइवेट है या वो सरकारी इमलाक है। तो खान साहब ने फिर आकर के बात की, उन्होंने कहा जी मैं तो बिलीव ही रूल ऑफ लॉ पे करता हूँ, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ और इंसाफ के बगैर बात ही नहीं करता। मैंने जब भी कोई रैली निकाली और इन्होंने उसके लिए हडल क्रिएट की, मैंने कॉल ऑफ कर दी, अपनी कई रैलियां मैंने मनसूख कर दी विकास के क्लैश ना हो। फिर उन्होंने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा यार देखें, जिसने इलेक्शन जाना हो, इलेक्शन के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, आपके पास आया हो, तो वो इंतशार क्यों चाहेगा? इंतशार हर वो शख्स चाहेगा, हर वो पार्टी, हर वो इदारा चाहेगा जो इलेक्शन नहीं कराना चाहता, जो इलेक्शन से भागना चाहता है। तो जो इलेक्शन में जाना चाहता है, इलेक्शन का माहौल बनाना चाहता है, इलेक्शन के लिए मुतालबा कर रहा है, वो क्यों कहेगा कि जनाब आप इंतशार पैदा करें या हमारे बंदे करें या कोई शख्स करे?
तो वो उन्होंने फिर कहा कि मैं तो ब्लाइंड हूँ, मुझे क्या पता क्या हो रहा है इस मुल्क में। तो उन्होंने फिर कोर्ट से थोड़ा बहुत बताया, उन्होंने कहा बाकी आपको वकला साहबान बता देंगे। मेरा ख्याल है बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि कोर्ट ने बड़ा आज पॉजिटिव फैसला किया और उन्होंने आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए जो सबसे बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि कोई अदालत फैसिलिटेटर नहीं हो सकती फॉर अरेस्ट ऑफ एनी एक्यूज और एनी पर्सन। कोई भी शख्स हो, उनके बुनियादी इंसानी हुकूक की मुअत्तली अगर होगी तो कोर्ट बीच में रेस्क्यू करेगी, कोर्ट दरमियान में आएगी। और इस तरह के कई नज़ीरें और मिसालें और ऑर्डर्स कोर्ट ने बताए और हमने भी बताए कि जनाब ये नहीं हो सकता। फिर हमने उनको बताया कि भाई जो जिस नैब की बात कर रहे हैं उनका तो कोई ऑफिशियल हाई कोर्ट में मौजूद ही नहीं था। ये तो रेंजर्स जिस तरह भी आए हैं उन्होंने किडनैप किया है, पहले उठाया है और उसके बाद जाकर के कहते हैं कि गिरफ्तारी होगी। ये तर्ज अमल कभी पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ जो आज हुआ है, और वो जजेस के गेट से दाखिल हुए हैं। और इस तरह का जो तर्ज अमल था, बहरहाल इस बार अटैक ऑन दी हाई कोर्ट, ये अदलिया मैं रोकूंगा, आपने बड़ा अहम इंकशाफ किया। जजों के गेट से उनका दाखिल होना कानूनी है, वो तो सिर्फ जज साहबान के लिए नहीं होता कि लोगों को उठाने के लिए भी होता है वो गेट। तो देखें, जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जहाँ जब सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी और उसका मजाक उड़ाया जाएगा, पूरी पार्लियामान, पूरे मिनिस्टर्स, पूरे उनके वकला, तो जब पब्लिक रियासती इदारों के ऊपर ट्रस्ट खत्म कर देती है, जब रियासती इदारों के ऊपर एक ट्रस्ट का लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है, लोगों को नजर आता है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी कोई अहमियत नहीं है, यहाँ कोई जस्टिस सिस्टम, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो लोगों ने क्या फिर रिएक्ट करना है। और दूसरी बात ये बात मुझे बताया जाए कि किसकी इजाजत से वहाँ वो जजेस के गेट से दाखिल हुए हैं वो, और 80-90 बंदा आता है, आकर के शीशे तोड़ते हैं और मारते हैं और वकला पे तशद्दुद करते हैं, अमले पे तशद्दुद करते हैं। फिर एक और बात ऑर्डर में लिखी हुई है बड़ी अजीब, पुलिस वालों पे भी तशद्दुद किया है उन्होंने। इसका मतलब है पुलिस ने तो बाद में एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी हम भी शामिल थे इसको गिरफ्तारी में। वो अदालत ने अपने ऑर्डर के पैराग्राफ नंबर 13 में लिखा हुआ है कि उसने मैन हैंडलिंग की है पुलिस के साथ भी। इसका मतलब है ये पुलिस को भी नहीं पता था कि ये क्या कराने आ रहे हैं। और इसमें सबसे अहम बात, आज मैंने भी बात की है, सेक्रेटरी इंटीरियर साहब आए हैं, उनको जब बुलाया, जिनके कंट्रोल और अंडर में है वो रेंजर्स, उनको कहा जी आपको ये जो वारंट ऑफ अरेस्ट है इसकी एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास ये पहुंचा है लेटर। उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं मिला अभी तक। पर जिस बंदे से आप एग्जीक्यूट करा रहे हैं उस बंदे को तो वो लेटर ही नहीं पहुंचा, तो फिर रेंजर्स को ऑर्डर किसने दिया था कि जाओ गिरफ्तार करके ले आओ। और फिर तरमिदल्ला साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि भाई ये बताएं कि ये तो है आपका वारंट ऑफ अरेस्ट जिसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है जमान पार्क लाहौर और वो वहां रहता है, आपने इंटीरियर सेक्रेटरी को तो खत लिख दिया कि जी वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कराएं, आपने लाहौर में जहां वो रहता है वहां के सेक्रेटरी इंटीरियर को या होम सेक्रेटरी को क्यों नहीं लेटर लिखा? एग्जीक्यूट तो वहां से होना था ना, यहाँ से तो नहीं होना था। तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा शुएब साहब, मैं आपका एक थोड़ी सी आसान कर देता हूँ, ये पता करें उधर सीसी कैमरा लगा हुआ था, कैसे कमरे में दाखिल हुए, सीसी कैमरे की फुटेज कौन ले गया? आपको बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब काजी साहब करते हैं कि जिस तरह जो आए वो कौन थे कौन, जाहिर कौन किया, और वो सीसी कैमरे की फुटेज आपको बायोमेट्रिक कमरे के बहुत से मनाजर की हकायक बता देगी। काजी साहब नहीं, आप भी मुनासिब बात कर रहे थे और बड़ी अहम, मैं तो चूंकि आपकी मैं ज़्यादा सुनना चाहूँगा शुएब साहब, ये आप जो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी इंटीरियर को इतला ही नहीं है और ये इकदाम हो जाता है, और फिर जमान पाक का जो वारंट है उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो अदालत में हो रही है, और फिर समहाउ वी कैन नॉट डिस्कस दी जो इंटेग्रिटी ऑफ जजेस, वो तो अबव है हर चीज़ से, मगर जो फैसले में जो दानिश है या उस पर तो हम बात कर सकते हैं, तो फिर उसको लीगल भी करार दे दिया जाता है। तो ये अब आपको क्या लगता है कि ये खान साहब, यहाँ से एक पॉलिटिकल मेरा सवाल है आपसे, एक तो ये कि अभी लतीफ़ खोसा साहब फरमा रहे थे कि जिस तरीके से एक धमकी आमेज मैसेज गया है जनाब चीफ जस्टिस साहब को, जिसका उन्होंने जिक्र किया, और साथ ही आज हमारी मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मफरूजियाती तौर पर बात की है, इनमें इनको दोनों को जोड़ नहीं रहा, दे माइट बी अलग अलग इवेंट्स,
कि जनाब अगर जज साहब का घर जो है वो रैन सैक हो तो उस पर क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये दो बातें हुई हैं। तो ये आप क्या समझते हैं कि कोई बेटर सेंस प्रिवेल करती नज़र आती है अब आपको, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है और चीफ जस्टिस साहब से मरियम साहिबा ने इस्तीफ़ा भी मांग लिया है कि एक मुजरिम को जो है वो छोड़ दिया गया। हालांकि मेरी अभी तक इतला है, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कोई वर्डिक्ट तो खान साहब के खिलाफ नहीं आई। जनाब लंबा हो गया सवाल, माफ़ी चाहता हूँ। शुएब साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने वो जो जमान पार्क वाली बात की बिल्कुल दुरुस्त की। दूसरा बात है सीसीटीवी कैमरे वहाँ मौजूद हैं और वो वीडियोस सारी की सारी अदरवाइज भी मीडिया पे अपलोड हुई है, सोशल मीडिया पे अपलोड हुई है, सारी चीजें वहाँ मौजूद हैं। और वहाँ आई विटनेसेस मौजूद थे, हमारे वकला जिन पे तशद्दुद किया, और वो अमला अदालत का जिनको मारा गया, जिनको तशद्दुद किया, उनकी आंखों में स्प्रे किया गया, वो सारे मौजूद हैं। और जिस अंदाज से, जिस तरीके से, आपको याद होगा 2 साल पहले अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट पे अटैक हुआ था। अटैक तो सच में नहीं कहूंगा, वकला की तल कलामी हुई थी चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर के बाहर, और किसी एक शख्स ने बाहर से किसी पत्थर मारा या क्या, उसका शीशा टूट गया। वकीलों के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे हुए, 1.5 महीना 2 महीने, और तो हमारे लेडी लॉयर समेत वो जेल में रहे और आज तक वो दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना कर रहे हैं। और यहाँ क्या होता है, फैसिलिटेट किया जाता है उनको, वहाँ का जो भी स्टाफ था, जो भी सिचुएशन थी, कि जाए जी जाकर पकड़ लो, इससे तो पूछने वाला ही कोई नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से आज ये पीडीएम की जमातों के लीडरों ने 2 दिन जो पहले हरकतें की हैं और जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं, ये सारा कुछ मैनिपुलेटेड नजर आ रहा है, जिसको कहते हैं ना कुएं बदरा बहाना बेसियार। सर बात ये है कि जब आपके तमाम मुख्तदर तबके हल्के, तमाम पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्रेडिट हो गई हैं, अगर एक शख्स अगर वाकई वो पॉपुलर लीडर है, वो फेडरेशन की अलामत है, उसको अगर हमने इस तरीके से तजलील करने की कोशिश की, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की, तो उसका अंजाम आप बंगाल वाली कैफियत अपने सामने रखें। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन बात ये है, जिस अंदाज से ये प्रोसीड कर रहे हैं, इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मैं एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, कहा था कि पंजाब में इलेक्शन होंगे और सुप्रीम कोर्ट 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी 14 मई को। बादियुल नजर में वो इलेक्शन नहीं हो रहे, क्या उस पर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है या होनी चाहिए? ऐसे आईनी माहिर आप क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो सारी कार्रवाई की गई है, इसके पीछे भी ये वन ऑफ द एस्पेक्ट यही है। पहले ब्लैकमेल करने की कोशिश हुई कि जी आप मान जाएं कि जी अक्टूबर में ही इलेक्शन होंगे, वरना हम इलेक्शन ही नहीं कराएंगे। उसने कहा ठीक है, मैं नहीं मानता भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो, या सुप्रीम कोर्ट अपना कानून और आईन अपना रास्ता लेगा। अब उससे तवज्जो हटाने के लिए ये उनके ऊपर अटैक किया गया, मामलात को इतने खराब करने की कोशिश की गई। अब मुझे ये बताएं, चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तो अमल दरामद करने के लिए पाकिस्तान की न फौज तैयार है, ना मिनिस्ट्री ऑफ दिफा नफरी देने को तैयार है, क्योंकि फौजी तो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ ना रेंजर्स आ सकती है, ना पुलिस आ सकती है, और पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग पंजाब के पीके इस्लामाबाद में फौज मंगवा लेगी इंडेफिनिट पीरियड के लिए। वो तो थी ना सिर्फ ओनली फॉर 1 डे, नॉट फॉर एनी अदर डे, सेकेंड डे भी नहीं था, 1 दिन के लिए पंजाब में सिर्फ उन्होंने डिफेंस करना था और सिक्योरिटी देनी थी। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो कुछ इनका तर्ज अमल है वो सबके सामने है। ये जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये कौम के सामने है, सब कुछ सामने। शुएब भाई, शुएब साहब मुझे माफी चाहता हूँ, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन आपका, बहुत शुक्रिया आपने